जी, तो अब हम ईसोफेगस को डिस्कस करेंगे, ईसोफेगस की पैथोलॉजीज़ के साथ। पहले थोड़ी-सी एनाटॉमी के पॉइंट आपको डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पास्ट पेपर के पॉइंट्स बने हुए हैं, तो मैं साथ-साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो ईसोफेगस क्या होता है? एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि आपकी ओरल कैविटी को कनेक्ट कर रही होती है स्टमक से, ठीक है? ओरोफेरिंक्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। स्टार्ट कहाँ पे होता है? इट अराइज एट द लेवल ऑफ द C6 क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे अराइज होती है। देन जो है ये हमारे पास थोरैक्स से गुजर कर नीचे डायफ्राम में जाती है। डायफ्राम को कब क्रॉस करती है? एट द लेवल ऑफ द T10। T10 पे डायफ्रामेटिक ओपनिंग से गुजरती हुई जो है वो स्टमक के साथ कनेक्ट कर जाती है। अब हमारे पास जो अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर होता है वो आपका क्रिकोफेरेंजीनियस मसल से फॉर्म होता है, ठीक है? अगर हम ब्लड सप्लाई के हिसाब से देखें तो हमने ईसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस होता है उसकी ब्लड सप्लाई, क्योंकि वो अपर पार्ट जो ईसोफेगस का होता है वो आपका नेक में होता है, तो उसकी ब्लड सप्लाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी से होती है। जो मिडिल पार्ट ऑफ ईसोफेगस होता है उसकी ब्लड सप्लाई आपकी ब्रोंकल और इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज, क्योंकि वो चेस्ट के अंदर है तो ब्रोंकियल और इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से सप्लाई होती है। और जो लोअर पार्ट होता है, क्योंकि वो ईसोफेगस का पार्ट आपके स्टमक से कनेक्ट है, तो वो आपका सीलिएक ट्रंक से सप्लाई होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज से, जो कि मैंने आपको पीछे वीडियोस में भी बताया है। वीनस ड्रेनेज अगर हम बात करें तो नेक में इसका वीनस ड्रेनेज जो होता है वो आपका इंफीरियर थायराइड वेन में जाता है। थोरैक्स में ये एजाइगस और हेमी एजाइगस वेन में जाता है, और इसी तरह एब्डोमिनल कैविटी में ये सीलिएक लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर पॉइंट्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ द ईसोफेगस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गर्ड। सो गर्ड की अगर आप देखें तो सारे क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ समराइज़ कर दिए हैं आपके मेडिसिन की बुक से। इसमें बेसिकली क्या होता है? इनअप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। तो ईसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो कनेक्ट होता है स्टमक से, और अगर ये जो है वो फेल टू यानी कि स्फिंक्टर की टोन ख़राब हो जाए और ये रिलैक्स स्टेट में रहे, तो आपके सारे के सारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो रिफ्लेक्स बैक कर रहे होते हैं इनटू द ईसोफेगस, जिसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है हार्ट बर्न के साथ, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड के साथ, डिस्फेजिया के साथ, और उसके बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्रॉनिक अगर हो जाए तो क्रॉनिक कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो जाती है। वर्स किस किस चीज़ों से होता है? ये वर्स होता है आपके पास कॉफ़ी के साथ, अल्कोहल के साथ, चॉकलेट ओवर इनटेक के साथ, लेट नाइट मील, ओबेसिटी और पेपरमिंट वगैरह के साथ जो है ये वर्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है? साइन एंड सिम्टम्स इसके वही होते हैं: बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन, सोर थ्रोट, बैड टेस्ट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एंड कफ इन केस ऑफ क्रॉनिक गर्ड, ठीक है? इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि लिटमस पेपर की मदद से जो है वो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर के टोन की पीएच मॉनिटर की जाती है फॉर द 24 आवर। ईसो एंडोस्कोपी इज प्रेफर्ड वेयर द वेट लॉस व्हेन देयर इज अ ब्लीडिंग एंड वेट लॉस टू, क्योंकि ब्लीडिंग और वेट लॉस जो होता है वो ट्यूमर को शो करता है। तो अगर हमारे पास गर्ड विद ड्यू टू ट्यूमर हो तो फिर हमें एंडोस्कोपी मस्ट करनी है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्योंकि ये ओबीस पेशेंट में होती है बिकॉज ऑफ रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो हम इनको वेट लॉस अवॉइड का कहेंगे। इसके अलावा अवॉइड अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, चॉकलेट, पेपरमेंट। प्लस हम ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको गर्ड का प्रॉब्लम होता है कि खाना खाने के बाद आपने लेटना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है? या तो वॉक करनी है या फिर अपना हेड एलिवेट करके रखना है फ्रॉम द बेड एटलीस्ट एट 45 डिग्री और 6 to 8 इंचेस अबव। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो हम इसमें H2 रिसेप्टर्स देते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर वगैरह देते हैं, और जो है वो H2 ब्लॉकर्स देते हैं और एंटासिड्स देते हैं। परसिस्टेंट सिम्टम्स होते हैं तो हम इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि राइजिक हो गया, ओमिप्राजोल। और अगर क्रॉनिक हो जाए या फिर कोई जो है वो एनाटॉमिकल लोकेशन के मसले हो जाएं, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई बैरेट ईसोफेगस टाइप कुछ हो जाए, तो फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर नाइसिन फंडोप्लाइकेशन पे जाते हैं, ठीक है? तो ये तो आपका पूरा का पूरा आ गया आपका गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ का ओवरव्यू, ठीक है? ये एस्थमा के साथ भी एसोसिएट करता है, और अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे चल के इरोजिव ईसोफेगाइटिस, स्ट्रिक्चर्स या बैरेट ईसोफेगस भी फॉर्म कर देता है, ठीक हो गया? सो ईसोफेगाइटिस नाम से जाहिर है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेगल म्यूकोजा, ठीक है? दैट प्रेजेंट विद द ओडाइनोफेजिया एंड डिस्फेजिया, यानी कि प्रॉब्लम वाइल द डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है? इसमें चेस्ट पेन होता है क्योंकि ईसोफेगस आपका मेनली चेस्ट के अंदर लाई करता है, तो ये सेंट्रल चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। अब ये किस किस वजह से हो सकता है? रिफ्लक्स ईसोफेगाइटिस, जिन पेशेंट को गर्ड होती है, गर्ड में रिफ्लक्स या इरोजिव ईसोफेगाइटिस होता है। इसके अलावा मेडिकेशन इंड्यूस ईसोफेगाइटिस, जो कि सेकेंडरी टू द बिसफॉस्फोनेट ओवर यूज, टेट्रासाइक्लिन, एनसेड्स, फेरस सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड के यूज़ वाले पेशेंट में इस जो है वो मेडिकेशन इंड्यूस ईसोफेगाइटिस
ईसोफेगाइटिस होता है। एओसिनोफिलिक ईसोफेगाइटिस, बेसिकली इसमें एओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशंस हो जाती हैं। इसमें बेसिकली फूड एलर्जीज़, वो पेशेंट जिनको सम टाइम फूड एलर्जीज़ होती है तो इनके अंदर जो है वो एलर्जी की वजह से एओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स बनने लग जाते हैं इन द ईसोफेगस, और इसे हम कहते हैं एओसिनोफिलिक ईसोफेगाइटिस। ठीक है, और इसमें हमें क्या मिलती है, इसमें हमें ईसोफेजियल रिंग्स एंड लीनियर फरोज मिलते हैं ऑन दी एंडोस्कोपी। देन इन्फेक्शियस जो आता है आपका ईसोफेगाइटिस, इन्फेक्शियस ईसोफेगाइटिस में आपका कैंडिडा वाला बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सूडो हाइफी आपको मिल जाते हैं। कैंडिडा में आपको क्या मिलते हैं, सूडो हाइफी मिलते हैं इन दी ईसोफेगस, तो हम इसे कहेंगे कैंडिडा एसोसिएटेड। इसके अलावा सूडो मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स में आपको पंच आउट अल्सर्स मिलेंगे। CMV में आपको लीनियर अल्सर्स मिलेंगे। तो ये आपके मल्टीपल कॉजेज, इन्फेक्टिव कॉजेज ऑफ ईसोफेगाइटिस होते हैं। नंबर 1 पे आपको कैंडिडा, कैंडिडा में सूडो मेम्ब्रेन या सूडो हाइफी इन द ईसोफेगस मिलेगी। नंबर 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स ईसोफेगस में आपको पंच आउट अल्सर्स मिलेंगे। और अगर CMV ईसोफेगाइटिस होगा यानी साइटोमेगैलो वायरस की वजह से ईसोफेगाइटिस होगा तो आपको लीनियर अल्सर्स मिलेंगे। और ये किस तरह के पेशेंट में होता है, ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज, खास तौर पे HIV पेशेंट के अंदर जो है वो हमारे पास इन्फेक्शियस ईसोफेगाइटिस होता है। कोरोसिव ईसोफेगाइटिस सेकेंडरी टू द कॉस्टिक इंजेक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कोरोसिव केमिकल किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो उसमें कोरोसिव ईसोफेगाइटिस होता है। अच्छा, ये आपने जो है ना ईसोफेगाइटिस के जो हमारे पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट वाला है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंडिडा में आपको वाइटिश सूडो मेम्ब्रेन या सूडो हाइफी मिलेंगी, और हर्पीस सिम्प्लेक्स में आपको पंच आउट अल्सर मिलेंगे। CMV में आपको लीनियर अल्सर्स मिलेंगे। यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट फॉर योर एग्जाम, दीज आर एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। और एओसिनोफिलिक के लिए आपने याद रखना है कि फूड एलर्जी या एस्थमा का पेशेंट होगा। सही है। देन मेडिकेशन के नाम तो आप याद रख ही सकते हैं। देन आता है प्लमर विल्सन सिंड्रोम। प्लमर विल्सन सिंड्रोम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनर। अच्छा जी, प्लमर विल्सन सिंड्रोम का ट्रायड एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है। इसमें आपने DIE डाई यानी प्लम्बर डाई या प्लमर डाई करके इसको आपने याद रखना है कि D से डिस्फेजिया, I से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, E से ईसोफेजियल वेप्स। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ट्रायड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये एसोसिएट करता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के साथ, और अगर इसे टाइम पर ठीक ना किया जाए तो ये इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ ईसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ईसोफेगस का कौन सा कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सो यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट ट्राइड कि प्लमर विल्सन सिंड्रोम में DIE डाई करके होता है डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ईसोफेजियल वेप्स, और दूसरा आपने याद रखना है कि ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बिकॉज देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर्स इन द ईसोफेगस। यू नीड टू रिमेंबर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद द प्लमर विल्सन सिंड्रोम। मैलरी वीज टीयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ख़ासतौर पे सर्जरी के एग्ज़ाम में। आपने इसमें याद रखना है कि मैलरी वीज टीयर जो होता है वो बेसिकली टीयर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर होगा या वर्टिकल टीयर होगा या लेसरेशन होगी इन द ईसोफेगस। इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है सीवियर वॉमिटिंग। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सीवियर वॉमिटिंग हो जाए तो कार्डिक रीजन ऑफ ईसोफेगस में एक टीयर बन जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल टीयर बन जाता है इन द पार्शियल थिकनेस ऑफ ईसोफेगस, यानी कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ टीयर विच इज़ ड्यू टू द फोर्सफुल वॉमिटिंग इज कॉल्ड द मैलोरी वीज टीयर। इट प्रोड्यूस हेमेटोमेसिस एंड मेलेना। ठीक है, तो इस वाले टीयर में भी, मैलोरी वीज टीयर में भी क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ब्लड स्टेन इमेसिस या हेमेटोमेसिस के साथ प्रेजेंट करता है। इट यूजुअली फाउंड इन अल्कोहलिक्स एंड बुलिमिक्स। ठीक है, बुलिमिक्स पेशेंट जो होते हैं, बाइलूमियम और नर्वोजा के पेशेंट, और अल्कोहल के पेशेंट में मैलोरी वीज टीयर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। देन आता है ईसोफेजियल वेरेसिस। ईसोफेजियल वेरेसिस में क्या होता है, डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स होती हैं इन द लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस सेकेंडरी टू द पोर्टल हाइपरटेंशन। ईसोफेजियल वेरेसिस का मेन रीज़न क्या होता है, ईसोफेजियल वेरेसिस का मेन रीज़न होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो वेरेसिस से आपने याद रखना है डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स, और आपने दूसरा याद रखना है कि ये लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में आता है। इसका मेजर कॉज है पोर्टल हाइपरटेंशन।
और ये किस कंडीशन में एसोसिएट करता है, ये लिवर सिरोसिस के साथ एसोसिएट करता है। तो लिवर सिरोसिस के पेशेंट में लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में डायलेटेड वेन्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं ईसोफेजियल वेरेसिस। फिर कंडीशन आती है डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पैज्म। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मली कॉल्ड डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पैज्म, स्पॉन्टेनियस नॉन पेरिस्टाल्टिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईसोफेगस होती है विद द लोअर एलियस्टोन प्रेशर के साथ नॉर्मल, प्रेजेंट विद द डिस्फेजिया एंड द एंजाइना लाइक चेस्ट पेन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ईसोफेगस का सीवियर स्पैज्म हो जाए, ठीक है, नॉन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाए और ईसोफेगस एक पाइप की तरह बन जाए, यानी इसमें किसी भी तरह की मोशन नहीं हो रही, सिर्फ एक स्ट्रेट पाइप बन गया है ईसोफेगस का, और फिर इसमें क्या होता है, इसमें फूड को ईसोफेगस से गुजरने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्यूज ईसोफेगस स्पैज्म। इसमें हमारे पास लोअर ईसोफेजियल का स्फिंक्टर का प्रेशर नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें ईसोफेगस के अंदर मोटिलिटी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास फूड की प्रोपल्जन नहीं करवा रहा, तो इसमें क्या होता है, डिस्फेजिया हो जाता है। और क्योंकि हमारा फूड जो है वो रगड़ रगड़ के मुश्किल से ईसोफेगस से नीचे स्टमक में जा रहा है, तो क्या होता है कि ईसोफेगस में फूड फंसने की वजह से एंजाइना लाइक चेस्ट पेन होता है। अगर आप इन पेशेंट का बेरियम सॉल्व कराओगे तो आपको क्रॉक स्क्रू ईसोफेगस मिलेगा। मैनोमेट्री इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बिकॉज ईसोफेगस की मोशन खत्म हो गई, तो मैनोमेट्री मूवमेंट टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट के लिए हम नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं टू ब्रेक द स्पैज्म। अच्छा जी, देन हमारे पास है स्क्लेरोडर्मा ईसोफेगल इन्वॉल्वमेंट। तो स्क्लेरोडर्मा जिसे हम क्रस सिंड्रोम भी कहते हैं, क्रस सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ईसोफेगस होता है ना, इसमें भी स्मूथ मसल एट्रोफी हो जाती है, और ईसोफेगस जो होता है उसमें ईसोफेगस डिसमोटिलिटी के डिसऑर्डर आ जाते हैं। लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर की प्रेशर कम हो जाता है, इस ईसोफेगस की मोटिलिटी के मसले आते हैं। अगेन इसमें भी एसिड रिफ्लक्स, डिस्फेजिया और स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और आगे चल के ये बैरेट ईसोफेगस। तो बेसिकली स्क्लेरोडर्मल ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ क्रस सिंड्रोम। क्रस सिंड्रोम को थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। तो जी क्रस सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम स्क्लेरोडर्मा होता है, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा में आपका ईसोफेगस भी इन्वॉल्व होता है। तो आपने याद रखना है कि C4 कैल्सिनोसिस, इसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं स्किन में। दूसरा इसमें रेनॉल्ड फिनोमेना हो जाता है, यानी स्पैज्म ऑफ द ब्लड वेसल हो जाता है विन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रेस। ईसोफेजियल डिसफंक्शन यानी कि स्क्लेरोडर्मा ऑफ ईसोफेगस हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्फोजिया और डिसमोटिलिटी और एसिड रिफ्लक्स होता है। देन सार्कोडेक्टाइली, इसमें थिकनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन ऑन द फिंगर्स इन द हैंड्स। आपका एक क्लासिकल सिनेरियो आता है कि एक फीमेल है, उसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और वो आकर कहती है कि डॉक्टर साहब 40 साल की और रिंकल्स मेरे फेस से गायब हो गए, पहले थे अब गायब हो गए, और मेरे हाथों में पैरों में अकड़ाव आ गया है। तो इससे हम कहते हैं सार्कोडेक्टाइली, जिसमें लॉस ऑफ रिंकल्स एंड लॉस ऑफ बॉडी फोल्ड्स, और स्किन बिल्कुल टाइट और फ्लैट हो जाती है। और टेलेंजेक्टेजियाज हो जाते हैं, यानी डायलेटेशन ऑफ कैपिलरी कॉजिंग रेड मार्क्स ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। तो ये सारे फीचर्स हैं क्रस सिंड्रोम को, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। आपके एग्जाम में क्रस सिंड्रोम्स का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैल्सिनोसिस का सिनेरियो हो। कैल्सिनोसिस का सिनेरियो इस तरीके से आएगा कि एक लेडी है, उसे टाइपिंग में मसला होता है क्योंकि उसके हाथ स्टिफ हो गए हैं और उसके जो है ना वो बोनी कनाल्स में स्टोन्स फंसे हुए हैं, ठीक है। रेनॉल्ड फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और स्क्लेरोडक्टाइली और इसके अलावा ईसोफेजियल स्पैज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्रस सिंड्रोम पता होगा तो आपको फिर डायग्नोसिस में मसला नहीं होगा। देन आता है ईसोफेजियल परफोरेशन, द मोस्ट कॉमन आइट्रोजेनिक फॉलोइंग ईसोफेजियल इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से होती है। और इसके अलावा जो है नॉन आइट्रोजेनिक कॉजेज़ में जो है वो स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है, फॉरेन बॉडी इंजेक्शन, ट्रॉमा या मेलिग्नेंसीज। तो परफोरेशन नाम से ज़ाहिर है कि सुराख हो गया है ईसोफेगस के अंदर, कोई ट्रॉमा हो गया है। अब इसके आइट्रोजेनिक कॉज तो यही होते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट डाला था और इंस्ट्रूमेंट के बाद जैसे कि अक्सर एंडोस्कोपी में एक टीयर आ जाता है, ठीक है, अक्सर नहीं मतलब कभी कभार। और दूसरा ये जो होता है नॉन आइट्रोजेनिक अगर हम बोलें तो स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है, फॉरेन बॉडी इंजेक्शन, ट्रॉमा या मेलिग्नेंसी, ठीक है।
अब इसके बाद एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं नीमोमीडिएस्टिनम। नीमोमीडिएस्टिनम में क्या होता है या सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा में क्या होता है, इनमें जो होती हैं वो हमारे पास ईसोफेजियल रप्चर्स हो जाते हैं और एयर लीक हो जाती है ईसोफेगस से, और वो सारी एयर जो होती है वो सबक्यूटेनियसली आकर जमा हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी ईसोफेगल परफोरेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर आता है बोरहावे सिंड्रोम। बोरहावे सिंड्रोम क्या होता है? तो बोरहावे में क्या होता है, फुल थिकनेस ट्रांसम्यूरल टीयर आ जाता है इस ईसोफेगस के अंदर, यानी ईसोफेगस की सारी लेयर्स जो हैं वो फट जाती हैं इस कंडीशन में। जबकि मेलोरी वीस में क्या था, पार्शियल थिकनेस लॉन्गिट्यूडनल टीयर, यहाँ पे फुल थिकनेस टीयर हो जाता है इन द स्टमक इन द ईसोफेगस ड्यू टू फोर्सफुल वॉमिटिंग या एक्सेसिव वॉमिटिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोरहावे सिंड्रोम। आपने बोरहावे सिंड्रोम को याद रखना है कि इसमें हमारे पास फुल थिकनेस टीयर होगा, मेलोरी वीस टीयर में पार्शियल थिकनेस ट्यूमर होगा। प्लमर विल्सन सिंड्रोम का याद रखना है आपने, DIE डाई, प्लम्बर डाई से याद रखना कि D फॉर डिस्फेजिया, I से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, E से इसोफेजियल वेप्स। फिर आपने याद रखने हैं इसोफेजियल वेरेसिस जो कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट में होते हैं, जिसमें हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की डायलेटेशन हो जाती है इन द लोअर ईसोफेगस। फिर आपने याद रखना है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म किस कंडीशन में होता है, उन पेशेंट में होता है जो पान छाल या गुटखा खाते हैं और इसमें बिल्कुल पाइप लाइक ईसोफेगस हो जाता है। और मैनोमेट्री इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एयोजिनोफिलिक ईसोफेगाइटिस, फूड एलर्जीज की वजह से इजोनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स आ जाते हैं ईसोफेगस में। इन्फेक्टिव ईसोफेगाइटिस में आपने याद रखना है कि आपका सूडो हाइफी जो होते हैं या सूडो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो कैंडिडा में बनती हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में पंच आउट अल्सर्स बनते हैं और CMV में आपके साइटोमेगालोवायरस में लीनियर अल्सर्स बनते हैं इन द ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है दैट इज शियास्कीज रिंग्स। शियास्कीज रिंग्स क्या होती हैं? पुराने फर्स्ट एड के एडिशन में शियास्की रिंग का जिक्र है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो शियास्की रिंग इज फॉर्म्ड एट द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन टिपिकली ड्यू टू द क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स। क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से एक रिंग बन जाती है जो कि हमारे ईसोफेगस को नैरो करती है। इस नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस ये जो क्रॉनिक रिफ्लक्स की वजह से जो रिंग बनती है इसे हम कहते हैं शियास्की रिंग। ये अक्सर सर्जी के क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो बैरेट ईसोफेगस। बैरेट ईसोफेगस बेसिकली क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिथीलियम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एपिथीलियम। अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड इक्वॉमस ऑफ एपिथीलियम चेंज हो जाए, हमारे पास मॉडिफाइड कोलमनर एपिथीलियम विद गॉबलेट सेल्स इन द डिस्टल ईसोफेगस, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैरेट ईसोफेगस। जब भी वर्ड आए बैरेट ईसोफेगस, आंखें बंद करके आपने रखना है रिप्लेसमेंट ऑफ एपिथीलियम। एंड व्हाट टाइप ऑफ epithelium replace stratified squamous epithelium will convert into non-ciliated columnar epithelium with goblet cell, यानी कि intestinal epithelium बन जाती है at the lower esophageal end of the at the lower esophagus पर। आपने एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो ईसोफेगस होता है वो 15 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है। इस 15 सेंटीमीटर के ट्यूब में सबसे नीचे वाले जो 2 सेंटीमीटर होते हैं, सबसे नीचे वाले 2 सेंटीमीटर पे हर वक्त एसिड रिफ्लक्स होती रहती है। दिस इज़ नॉर्मल। बट अगर अबव 2 सेंटीमीटर भी हमारे पास रिफ्लक्स रहती है और अबव 2 सेंटीमीटर भी रिफ्लेक्स हो रही है तो वो हमारे पास कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर शुरू में हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ एपिथेलियम होती है जिसे हम कहते हैं बैरेट ईसोफेगस। ठीक है, और फिर ये बैरेट ईसोफेगस आगे चलकर इंक्रीज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा करता है। ठीक है, अब हम ईसोफेजियल कैंसर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ईसोफेजियल कैंसर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिस्फेजिया विद वेट लॉस, डिस्फेजिया प्लस वेट लॉस, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए ईसोफेजियल कैंसर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास निकोटीन, कैफीन और जो है वो नाइट्रोसामाइन, मोस्ट कॉमन कॉज इज़ नाइट्रोसामाइन। यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ईसोफेजियल कैंसर इज़ द नाइट्रोसामाइन। ठीक है, इसके अलावा जो है कैफीन वगैरह जो है इनमें भी होता है। ठीक है,
अब ईसोफेजियल कैंसर्स की क्लासिफिकेशन को आपने याद रखना है, अपर 2/3 और लोअर 2/3। जो अपर 2/3 कैंसर होते हैं वो अल्कोहलिक, हॉट लिक्विड, कॉस्टिक एजेंट्स, स्ट्रिक्चर, स्मोकिंग और एक्लेजिया के पेशेंट में होते हैं, और ये अपर 2/3 को इन्वॉल्व करते हैं वर्ल्ड वाइड। और एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में को इन्वॉल्व करता है, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है GERD एंड इट इज़ सेकेंडरी टू द बैरेट ईसोफेगस। इसके अलावा ओबेसिटी, स्मोकिंग वाले पेशेंट में क्योंकि रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, एक्लेजिया के पेशेंट में रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, तो इन पेशेंट के अंदर भी जो है वो एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क होता है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इन दिस पेज कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इनटू द कोलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल इज कॉल्ड बैरेट ईसोफेगस विच इज ड्यू टू क्रॉनिक GERD, एंड बैरेट ईसोफेगस इंक्रीज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा बिकॉज एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है एंड अपर 2/3 में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा? नाइट्रोसअमाइंस, कॉस्टिक एजेंट में नाइट्रोसअमाइंस, देन अल्कोहल, देन हॉट लिक्विड्स, देन आपका एक्लेजिया एंड स्मोकिंग। एंड एडिनो कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज है GERD, बैरेट ईसोफेगस, ओबेसिटी, स्मोकिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द ईसोफेजियल कैंसर्स।